बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हम वेरिएशन की कुछ टाइप्स जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन जो है उसको काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया था। उसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट के फिज़िक्स या केमिस्ट्री वगैरह से भी कुछ एग्जांपल दी थी और मैथमेटिक्स की कुछ एग्जांपल भी आपको दी थी जो आम मैथ में जो है वो यूज़ होती हैं। तो काफ़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एप्लीकेशंस हैं कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। थोड़ा सा आपको मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है या डायरेक्ट वेरिएशन जो है उसको रिफ़्रेश कर दूं। इसमें हमने पढ़ा था कि इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज़ द अदर क्वांटिटी इज़ आल्सो इंक्रीज़, यानी अगर एक डायरेक्ट वेरिएशन यानी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान या दो मकदारों के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाए, या एक मकदार कम हुई है तो दूसरी भी कम हो जाए, तो दोनों सूरतों में वो डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम इसको कहते हैं। यानी एक मकदार बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़े, और अगर एक कम हुई है तो दूसरी भी उसी रेशो से कम हो जाए, तो उन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान, दोनों मकदारों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नाम है, इसको हम देंगे। तो ये बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, ताकि आप आज का जो टॉपिक है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन जो है इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन करेंगे। इन्वर्स वेरिएशन के जो क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, कि वाई जो है वो वेरी कर रहा है किस तरीके से, डायरेक्टली एज एक्स, यानी वाई और एक्स का जो रिलेशन है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का इसमें रिलेशन जो है वो दिया गया है। यानी वाई जो है वो एक्स के लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें वाई की वैल्यू दी हुई है। अगर एक्स 2 हो तो फिर फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, कि वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स की टर्म में, एक्स की वैल्यूज़ की फॉर्म में हमने जो है वो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन चीज़ क्या है, आपको ये रिलेशन जो दिया है इससे हम एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो बनाएंगे। गिवन दैट वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। अब ये जो स्टेटमेंट दी है इसको लेके हम एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो इससे कंस्ट्रक्ट करेंगे। वाई इसको इस फॉर्म में, यानी यही जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इसकी मैंने आपको जब एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर में तो उसको उस वक्त मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप इस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में इसको लिखेंगे, और अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स के साथ फिर 1/x लिखेंगे इस तरीके से। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, और ये इस फॉर्म में अगर लिखा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो करेगा। तो फिलहाल हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही रिलेशन जो हमें दिया गया है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। इसके अलावा हमने क्या मालूम करना है, x की वैल्यू हमें 2 दी हुई है और y की वैल्यू जो है वो 8 है, और फिर y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। यानी अगला क्वेश्चन पार्ट इसका क्या है कि हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। लेकिन अब हम इससे रिलेशन बनाएंगे और इसको देखते हैं। वो रिलेशन हम बना चुके हैं, और इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब भी ये प्रोपोर्शन का साइन हम ख़त्म करते हैं तो इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम k का नाम दे लेते हैं। तो k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहलाएगा, यानी k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया, इसको इक्वेशन 1 कर लें हम। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है कि अगर वो कहता है x2 हो तो y की वैल्यू 8 होती है। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू 8, k अननोन है और x की वैल्यू 2।
अब अगले स्टेप में 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/2 इज़ इक्वल टू k। बाद में k इधर लिख लें और 8 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 4 आ जाएगा। यानी ये जो k है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जिसका जो हम इसको नाम दे रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो 4 निकल आई है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। नो पुट k इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में y k की वैल्यू 4 और x एज इट इज़ लिख दें इसको। तो अब ये जो दो वैल्यूज़ आपको दी गई थी, तो इसने हमारी क्या हेल्प की कि वो k की वैल्यू फाइंड करने में हमें हेल्प आउट किया कि हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए या तो x की वैल्यू आपको दी होती तो फिर y की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब उसने x की वैल्यू दूसरी नहीं दी जिसकी वजह से हम y की वैल्यू निकाल सके। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, यानी x की वैल्यू मज़ीद आपको नहीं दी, तो उसने y की वैल्यू x की फॉर्म में ही आपको आपसे रिक्वायर्ड की है। तो इसलिए अब x की वैल्यू अगर मज़ीद हमें दूसरी वैल्यू दी होती तो फिर हम y की वैल्यू एक और फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब चूँकि x की वैल्यू नहीं है तो फिर हमारा यही रिलेशन जो है वो आंसर है। अब ये आंसर किस तरीके से कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो निकल आई इन टर्म्स ऑफ x, यानी x की फॉर्म में ये वैल्यू निकली है कि जब तक x की वैल्यू हमें नहीं पता होगी हम y की जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपने x की फॉर्म में आंसर जो है वो देना है, तो x की फॉर्म में हमने y की वैल्यू निकाल ली और यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट हम इसको देखते हैं। इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज़ इक्वल टू 5, यानी बाकी क्वेश्चन वही है सेम, ठीक है। तो अब इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें भी y की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन फ़र्क क्या कि यहाँ पे x की वैल्यू एक और दे दी जो मैंने अभी जिक्र किया था। अगर तो इधर भी x की वैल्यू एक और दी होती तो हम y की वैल्यू स्पेसिफिक फाइंड कर सकते थे, लेकिन चूँकि वो नहीं दी थी तो हमने x की फॉर्म में ही वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहाँ पे x की एक वैल्यू और दी गई है, तो इसका मतलब ये कि अब y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो फाइंड की जा सकती है। तो पहले तो आप यही जो रिलेशन है, यानी ये इतना पार्ट जो आपका क्वेश्चन का, ये आपने इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं सब के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यानी ये सारा रिलेशन आपको एक दफ़ा अगर आपने बना लिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन ही ये आ जाए तो फिर हमें ये दोबारा से करना पड़ेगा। अब तो मैंने एक पार्ट में ये किया हुआ है इसलिए दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो उस वक्त आमतौर पर एक पार्ट ही पूछा जाता है। तो अगर ये पार्ट उसमें नहीं पूछा और ये पूछा है तो ये काम फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट से ही इस क्वेश्चन को कर देता हूँ कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इसके बाद स्टेटमेंट दी है, इसके बाद रिलेशन बना लिया और y इज़ इक्वल टू kx, इसको इक्वेशन 1 कर दिया, इक्वल में कन्वर्ट किया तो हम प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे, इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें जो वैल्यूज़ का सेट दिया हुआ है वो देखें कि अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 8 है, कि x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 8 जो है वो दी हुई है। और अगर x की वैल्यू 5 हो तो फिर y की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे तक x की वैल्यू 2 है, y की 8 है और y की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन x की यहाँ पे नहीं दी गई थी तो x की फॉर्म में हमने निकालनी थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि x की दूसरी वैल्यू दी हुई है तो x की वैल्यू 2 हो तो y की 8 होगी। फिर वो कहता है कि x की वैल्यू अगर 5 कर दी जाए तो फिर y की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमने ये जो वैल्यूज़ नॉन और अननोन वैल्यूज़ है वो लिख दी हैं। तो अब हम पहले इसकी k की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी ये जो सेट है आपको, ये वैल्यूज़ का जो सेट है ये आपको k की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो पुट x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू 8, k उसी तरीके से और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 8 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी। अब देखें ये वही पार्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि ये चूँकि आप पहले से कर चुके हैं तो उस क्वेश्चन में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कार ही नए सिरे से रहे, ये नहीं आपको पूछा गया सवाल में, तो फिर आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कर दिया है तो अब आप देख लेंगे पेपर में अगर एक ही पार्ट पूछा है तो फिर ये आप दोबारा से करेंगे। तो k की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब आपने क्या करना है, पुट k इज़ इक्वल टू 4 एंड यानी k की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू जो आपको गिवन है ये आप पुट करेंगे इन
इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, y इज़ इक्वल टू के एक्स। अब k की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो y इज़ इक्वल टू 20 आ गया। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देख लें क्या है कि यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है और x की फॉर्म में कहा था। x की वैल्यू मज़ीद नहीं दी थी तो हमने y की वैल्यू निकाली, वो x की फॉर्म में निकली। लेकिन यहाँ पे चूँकि x की वैल्यू एक और दी हुई है और इस पे आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने x की वो वैल्यू पुट की है जो दी हुई है और y की वैल्यू 20 निकले। अब यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू निकल आई है यानी निकाल ली, और यहाँ पर आपने y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाली है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो ये था, तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब आपने जो देखना, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन का ये क्वेश्चन है, तो अगर इसको चेक करना होगा क्या इसमें डायरेक्ट वेरिएशन की बात आई है, तो वो हम देख सकते हैं। अब देखें कि x की वैल्यू अगर 2 हो तो y की वैल्यू जो है वो 8 होती है, ये गिवन है हमें। अब देखें कि x की वैल्यू, अगर वो कहता है अगर x की वैल्यू 5 कर दी जाए, पहले 2 है तो y की वैल्यू 8 निकलती है, अगर x की वैल्यू 5 कर दी जाए तो फिर y की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो इनके दरमियान आपको डायरेक्ट वेरिएशन की बात की गई है। अब अंडरस्टूड है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू 2 है तो हमने इसको बढ़ा के 5 कर दिया, तो अब y की वैल्यू 8 से बढ़ेगी इसी रेशो के साथ। अब देखें y की वैल्यू 20 निकली है तो पहले से बढ़ चुकी है, ये उसी रेशो के साथ बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन जो है उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई है अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का एक पार्ट था, एक ये और एक ये। और इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी आपने इसी तरीके से, वहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया और y की कोई वैल्यू दी हुई है, तो एंड में जाके आप ये जो इक्वेशन बनेगी उसमें y की वैल्यू पुट कर दें तो फिर आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो निकाली जा सकती है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें रिलेशन जो हमें दिया है r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्केयर, यानी इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जिक्र है और r किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, t के स्केयर के, एंड r इज़ इक्वल टू 8 व्हेन t इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ का जो सेट दिया है वो दो आपको सेट दिए हुए हैं, एक ये वैल्यू कि अगर t 3 हो तो r की वैल्यू 8 होगी। अब दूसरी वैल्यू ये है कि अगर t 6 हो तो फिर r की वैल्यू क्या होगी। अब गिवन रिलेशन इसमें क्या दिया हुआ है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्केयर। अब इसमें जो वैल्यूज़ का सेट दिया है उसको लिखें, अगर t 3 हो तो r की वैल्यू 8 होगी, यानी दोनों वैल्यू जो दी हैं वो लिख लें, फिर जो एक दिया और एक पूछी है उसको लिख लें। अगर t की वैल्यू 6 हो तो फिर r की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो यही एक इसमें अहम जो पोर्शन होता है जिसमें आप वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं उसको आप ट्रेस कर लेंगे, दो वैल्यू जो गिवन है वो, और जो एक दिया फिर उसके लिहाज से दूसरी पूछी है तो उसका सेट जो है वो, अगर आप ये लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब भी काम करना है, जब ये प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करके इक्वल में कन्वर्ट करना है तो किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे पहले लेक्चर में आपको बताया था। अब इसको इक्वेशन 1 कर लें, तो अब इसमें जो दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं वो आप इसमें पुट करेंगे। तो r की वैल्यू 8 और k हमने फाइंड करना और t की वैल्यू 3 का स्केयर हो जाएगा, यानी ये जो दोनों वैल्यू दी गई वो आपने इसमें पुट कर दी। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है वो आपको हेल्प करती है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी ये आपको k की वैल्यू जो है वो फाइंड करने में मदद देंगी हमेशा हर क्वेश्चन में। तो 8 इज़ इक्वल टू k और 3 का स्केयर जो है वो 9 होता है, तो अगले स्टेप में 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/9 इज़ इक्वल टू k। तो k की वैल्यू, अब इसको अगर तो ये सिंपलीफाई होते तो कर दें, अदरवाइज़ इसको इसी तरह लिख सकते हैं आप। तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हमने क्या करना है, t की वैल्यू 6 है, अब r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पुट k इज़ इक्वल टू 8/9 and t is equal to 6 in equation 1।
यानी आपने टी की वैल्यू ये जो गिवन है वो और के की वैल्यू ये जो गिवन है जो आपने निकाली है वो आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। और पहले 6 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो इसी तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और उसमें यही काम आपने करना कि पहले के की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर के की वैल्यू जो गिवन है और वो जो एक वैल्यू और दी होती है वो आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो आप दूसरे अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम साहब का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही पैटर्न है। अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ आ गया तो आप बाकी ईजिली कर सकते हैं। तो आप के की वैल्यू और टी की ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो अब आपके पास जो आर अननोन है इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी उसी तरह लिखें और के की वैल्यू 8/9 और टी स्केयर, अब टी कितना है 6, तो 6 का स्केयर आ जाएगा। 8/9 ये 36 आ जाएगा 6 का स्केयर, और इसको कैंसिल करेंगे तो 4, तो ये 32 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जो है वो 32 निकल आई। अब यहाँ पे भी देखें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन था, तो इसमें टी की वैल्यू जो है वो 3 थी। अब टी की वैल्यू 6 करनी है, टी की 3 पे आर 8 है। वो कहता है कि अगर 3 की बजाय 6 कर दें कि अब हमने इसकी वैल्यू जो है वो डबल कर दी है, तो फिर आर की वैल्यू क्या आ गई। अब ज़ाहिर है आर की वैल्यू बढ़ेगी, वजह क्या है कि इसके दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन दी गई है, तो आर की वैल्यू जो है वो 32 आ गई। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन ही है कि अगर आपने टी की वैल्यू बढ़ाई है तो आर की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। तो अब इस तरह के ये पहले आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 इसमें पहले 6 पार्ट जो है 6 क्वेश्चन है वो सेम इसी पैटर्न पे करने हैं। इनमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो बाकी भी इंशाल्लाह आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी दोस्त आपके वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह।